सो गाइस, आज के इस ब्रेक डाउन वीडियो की स्टार्टिंग में एग्जैक्टली उसी मोमेंट से होती है जहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो को एंड किया था। हमने क्या देखा था कि यहाँ लिली जो कि डाउसन के साथ वो जो वॉर ब्लेड स्लॉटर था ना, उसकी तलाश में निकल पड़ा था, लेकिन यहाँ रास्ते पे इनके ऊपर हमला हो जाता है और इनके कैरेज के काफी सारे लोगों को निपटा दिया जाता है और यहाँ पे डाउसन को ये लोग मार के ना वहीं पे बेहोश कर देते हैं और तभी लिली को मजबूरन इनके साथ जाना पड़ता है ताकि डाउसन को ये लोग कुछ भी ना करे। और बस आज की ये स्टोरी यहीं से कंटिन्यू होती है। अब यहाँ पे गाइस देखने वाली बात ये थी कि तुम्हें याद होगा कि वो जो नकाबपोश बंदा था, यानी कि ब्लैक रोब पहने हुए जो बंदा था ना, वो यहाँ पर पेड़ के ऊपर से सारी चीजों को देख रहा था और जैसे ही लिली और ये जो 3 मेंबर्स थे यहाँ से चले जाते हैं ना, तभी वो जमीन पे लैंड करता है, जिसके बाद वो इन सब की हालत देखता है जहाँ पे डाउसन भी बेहोश पड़ा हुआ था। और तभी वो यहाँ से जाकर पेड़ की ऊंचाई से ना एक फ्लूट को बजाने की कोशिश करता है और तभी जैसे इससे धुन निकलती है वो एक बर्ड का शेप लेते हुए यहाँ से काफी दूर उड़ते हुए चली जाती है, जहाँ पे हम उसी ओल्ड मैन को देख पाते हैं और उसके साथ एक और बंदा मौजूद था और इनको खबर मिल जाती है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। और फिर यहाँ से ये लोग हवा में फ्लोट करते हुए उसी डायरेक्शन निकल जाते हैं जहाँ पर कि लिली और ये जो शैडो स्क्वाड के जो मेंबर्स थे ये लोग जा रहे थे। अब तभी यहाँ पे हम लिली और बाकी लोगों को देख रहे थे और इनका जो लीडर था ना, वो यहाँ पे लिली से कहने लगता है कि वैसे मानना पड़ेगा, तुम डिसीजन बहुत अच्छा लेते हो और काफी फास्ट लेते हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि आखिर किस सिचुएशन में तुम्हें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे ये लोग आगे बढ़ रहे थे तेजी से। इस दौरान बेबी लिली से कहने लगता है कि बॉस, अगर मैं चाहूँ ना, मैं पीछे ये जो 2 बंदे हैं इनको निपटा सकता हूँ, बस तुम ऑर्डर करो और बस देखो मैं क्या करता हूँ उनके साथ। जिस पर लिली कहता है कि इतनी जल्दबाजी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये जो मेन बंदा है ना, ये शायद रैंक 9 का कोई मेज होगा और काफी पावरफुल लग रहा है। अब यहाँ पे ये लोग आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान जो ग्रैंडपा दाव हेयरिंग है वो बताने लगते हैं कि इनके अपीयरेंस को देखकर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से ये लोग शैडो कल्ट से बिलोंग करते हैं, जिसे कि कल्ट ऑफ शैडोज भी कहा जाता है। अब ये लोग चलते चलते एक जगह पे लैंड करते हैं। अब तभी यहाँ पे जैसे ये लोग लैंड करते हैं ना, तो यहाँ पे इनका जो लीडर था वो देखते साथ ही कहने लगता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है और तभी वो आसपास की जगह को सेंस करते साथ ही कहता है कि तुम जो कोई भी हो बाहर आओ। यहाँ पे तभी बेबी भी आसपास की जगह को सेंस करता है। इस दौरान यहाँ पे एक बंदे की आवाज आती है और वो कहने लगता है कि तुम कल्ट ऑफ शैडोज के एक जुडिकेटर हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ कि इतना सब कुछ करके भी तुम्हारे अंदर इतनी जरूरत है कि तुम यहाँ होली अलायंस के अंदर ऐसे ट्रबल क्रिएट कर रहे हो। हाँ, अब तभी यहाँ पे वो दोनों पर्सन अपीयर होते हैं और आते साथ ही कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो कुछ भी करोगे हमारी नाक के नीचे सर हमें पता नहीं चलेगा। इस दौरान जैसे वो दोनों सामने अपीयर होते हैं ना, तो उसे देखते साथ ही इन दोनों बंदों का जो लीडर था वो कहने लगता है कि क्या बात है, तुम खुद चल के यहाँ आए हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझसे मिलने तुम आए हो। तुम आज तो मेरा बड़ा लकी दिन है कि डिप्टी आर्बिटर खुद यहाँ आया है। तभी यहाँ पे जो व्हाइट रॉब पहना हुआ बंदा था वो तक आ जाता है, जिसके फोरहेड पर एक मार्क भी चमक रहा था और वो उसे देखकर कहने लगता है कि अरे तुम एक एस्थेटिक को भी अपने साथ लाए हो, मानना पड़ेगा तुम तो लिली की कुछ ज्यादा ही वैल्यू करते हो। अब तो मुझे इसे हर हाल में यहाँ से दूर ले जाना ही होगा। अब यहाँ पे ये कहते हुए वो 4 नाइट्स को निकालता है और शैडो नाइट्स को सीधा उनकी तरफ थ्रो कर देता है। पर तभी ये जो शैडो नाइट्स थी ना, वो इन्हें पकड़ते साथ ही डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पे शैडो नाइट्स के डिस्ट्रॉय होते साथ ही उसके पीछे वो जो व्हाइट रॉब वाला बंदा था वो यहाँ पे एक स्लैश अटैक लिली की ओर बढ़ा देता है, लेकिन इसे देखते साथ ही लिली अपने पीछे मौजूद बंदे को पकड़कर आगे कर देता है। लेकिन इससे पहले कि उसे ये अटैक लग पाता है, यानी कि उस बंदे को अचानक से वो खुद ही इस अटैक को रोक देता है और यहाँ पे उसकी जो काबिलियत देख करना लिली खुद भी शॉक्ड था, क्योंकि इतने क्लोज रेंज का अटैक भी वो अपने अटैक को रोक पाया। अब यहाँ पे वो जो ओल्ड मैन था वो कहने लगता है कि मेरी बात सुनो, तुम अच्छे से जानते हो कि हम लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बेहतर यही होगा कि चुपचाप लिली को हमारे हवाले सौंप दो और हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। जिसमें वो कहने लगता है कि माफ करना, लेकिन मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि लिली एक बार हमारे डार्क अलायंस को विजिट करे, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं, और बस इसीलिए हम उसे लेने आए थे। लेकिन अब जबकि आज का दिन बिल्कुल भी सही नहीं है इस काम के लिए, तो हम फिर किसी और दिन ट्राई करेंगे। ये कहते हुए वो बंदा लिली की ओर देखते हुए कहने लगता है कि लिली एक बात याद रखना, तुम्हारे लिए हमारे दरवाजे खुले हैं और अगर फ्यूचर में कभी तुम्हारा मन बदलता है हमें विजिट करने का, तो हम तहे दिल से दिल खोल कर तुम्हारा स्वागत करेंगे। ये कहते हुए वो तीनों यहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं। अब तभी जैसे वो तीनों जाते हैं ना, लिली उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है कि उसकी वजह से आज वो बच पाया और वो लोग उसे यहाँ तक रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। जिस पे वो जो व्हाइट हेयर वाला बंदा था वो कहने लगता है कि जब तक तुम सही सलामत हो, तुम्हें कोई भी चोट नहीं लगती, तब तक हमें कोई परवाह नहीं। तुम हमारे होली अलायंस के लिए एक इम्पोर्टेंट पर्सन हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब तक तुम इस बात का ख्याल रखोगे हम हमेशा तुम्हें बचाने के लिए आएंगे। यहाँ पे इतना तो समझ चुका था कि लिली की ये रेडियंट चर्च के लोग थे और ये लोग इस हद तक लिली को बचाने के लिए आए हैं, मतलब कि ये लोग उसे लगातार फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ से थोड़ी देर बाद का में सीन दिखाया जाता है। लिली यहाँ पे वापस आ चुका था घर में और यहाँ पे जैसे वो डाउसन से पूछता है ना कि आखिर ल्यूकस क्लैन ने क्या कहा, तो डाउसन का चेहरा अचानक से उतर जाता है और वो कहने लगता है कि अरे भाई मत पूछो कि उन्होंने क्या कहा। असल में वो जो क्लैन लीडर है ना, जो कि 1 नंबर का सन की है, उसने मना कर दिया। वो कहता है कि वो वॉर ब्लेड स्लॉटर को कभी भी नहीं बेचेगा और उसके अकॉर्डिंग उसके क्लैन को तो पैसों की जरूरत है ही नहीं। जो सुनकर लिली कहने लगता है कि ठीक है, मैं आज रात खुद जाकर उन्हें विजिट करूंगा और बात करूंगा, देखते हैं क्या बनता है। अब यहाँ पे ये लोग बातचीत कर रहे थे, तभी यहाँ पे जो डाउसन का बटलर है वो आ जाता है और उसे बताने लगता है कि जो फिनली किंगडम के जो कैल्विन है ना, वो बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं, जो कि एक स्पेशल रिक्वेस्ट लेके आए हैं। वो
यहाँ पे यंग मास्टर लिनली से मिलना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे कैल्विन का नाम सुनता है ना तो वो खुद भी शॉक्ड था और यहाँ पे डाउसन कहने लगता है कि थर्ड ब्रदर अब तुम लिख के ले लो, शायद हमारे पास मौका चल के आया है कि हम तुम्हारी वो जो वॉर ब्लेड स्लॉटर है ना उसे हासिल कर पाए, उसे रिक्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे लिनली की सुन के शॉक्ड था। जिसके बाद ये लोग मिलने पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम कैल्विन को देख पाते हैं जो कि यहाँ मौजूद था और लिनली को देखकर कहने लगता है कि यंग मास्टर लिनली आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे जो हिज मैजेस्टी है उनके कहने पर ही मैं यहाँ पर एक इन्विटेशन लेके आया हूँ, तो बताइए क्या आप अपनी मर्जी से हमारे फिनलाइक किंगडम के एक मेज बनना चाहेंगे। अब यहाँ पे ये सुनकर लिनली थोड़ा सा उदास था। तभी यहाँ पे डाउसन कहने लगता है कि कैल्विन तुम अच्छे से जानते हो कि अभी थोड़े दिन पहले ही जो रेडियंट चर्च के जो कार्डिनल है वो खुद चल के यहाँ पर मेरे भाई को रिक्रूट करने के लिए आए हैं, तो तुम्हारे ऑफर्स से तो अगर मैं उनके ऑफर्स की तुलना करूँ ना उनके ऑफर्स कहीं गुना ज्यादा अच्छे थे और तुम बस यहाँ पे उन्हें कोर्ट मैच का ऑफर दे रहे हो। अब ये सुनकर कैल्विन समझ जाता है कि नहीं ऐसा तो नेगोशिएशन नहीं चलने वाली, तो वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, जो नेगोशिएशन है इसे हम मूव कर सकते हैं और तुम्हारे अकॉर्डिंग चीजें कर सकते हैं, बस हमारे जो हिज मैजेस्टी है वो बस इतना चाहते हैं कि लिनली फिनलाइक किंगडम का ही हिस्सा बना रहे। तभी यहाँ पे उसकी बात सुनकर लिनली उससे कहने लगता है कि कैल्विन तुम ल्यूकस क्लैन से बिलोंग करते हो है ना, जिस पे वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो क्लैन लीडर है वो असल में मेरे अंकल है। जिस पे लिनली अब टेबल पे अपना दांव खेलता है और कहने लगता है कि जो मेरा बारूच क्लैन है ना उनके पास एक एंसेस्ट्रल ट्रेजर हुआ करता था जिसे कि वॉर ब्लेड स्लॉटर के नाम से जाना जाता है और जहाँ तक मेरा मानना है और मुझे पता है वो इस वक्त ल्यूकस क्लैन के क्लैन लीडर के पास मौजूद है और मुझे उम्मीद है कि जो हमारा है वो हमें वापस मिल के रहेगा, क्यों है ना। अब यहाँ पे वॉर ब्लेड स्लॉटर का सुनते साथ ही जो कैल्विन है वो खुद भी हैरान था और कहता है कि क्या तुम उसकी बात कर रहे हो, एक लेजेंडरी वेपन जो कि फर्स्ट ड्रैगन ब्लड वॉरियर से बिलोंग करता है। जिसके बाद उसे सारा माजरा समझ आ जाता है कि आखिर लिनली को ये क्यों चाहिए। जिसके बाद ये लोग सीधा ल्यूकस क्लैन की तरफ रवाना हो जाते हैं जहाँ पे मार्कस से जो लिनली है वो कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि कैल्विन ने आपको बता दिया होगा कि आखिर मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ। अब यहाँ पे मार्कस का चेहरा देखकर ही बताया जा सकता था कि उसे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन वो क्या कर सकता है, किंगडम के लिए सबसे पहले ये चीज करना होगा। अब तभी यहाँ पे मार्कस लिनली से कहने लगता है कि तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे जैसे ओल्ड मैन को इतने पावरफुल और पैशनेट ट्रेजर को अपने पास से जाने देना इतना ज्यादा दुखदायक है, सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसे ऐसे खुद से दूर जाता हुआ देखकर। अब यहाँ पे गाइस फॉर द फर्स्ट टाइम हमें वही वॉर ब्लेड स्लॉटर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी वेपन है। अब इसे देखते साथ ही उसे अपने फादर और वो स्टैचू भी याद आता है जहाँ पे उसके फादर ने उससे कहा था कि अगर तुम आगे चलकर वॉर ब्लेड स्लॉटर को रिकवर नहीं कर पाए, क्लैन में वापस नहीं ला पाए ना, तो मरने के बाद भी मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मैं अपने एंसेस्टर्स को चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। अब तभी यहाँ पे लिनली मार्कस जेब से कहने लगता है कि मार्कस आपको पता है ना कि ये जो वॉर ब्लेड स्लॉटर है ये हमारा एंसेस्ट्रल ट्रेजर है, यानी कि बारूच क्लैन का एंसेस्ट्रल ट्रेजर, और मैं इसे किसी और के हाथों नहीं लगने दे सकता और ना ही इसे किसी और क्लैन के और ना ही इसे किसी और के साथ देख सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब लिनली का ये जो सीरियस एक्सप्रेशन देख कर ना मार्कस समझ आता है कि सच में ये इसके लिए कितना ज्यादा पैशनेट है। तभी वो कहने लगता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ और सही मायने में अगर मुझे इसके इतिहास का पता भी ना होता तो भी ये जो वॉर ब्लेड स्लॉटर है ये बहुत ही एक्सपेंसिव कलेक्टिंग आइटम है। इवन कि इसके लिए तो किसी ने मुझे 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स का ऑफर तक दिया था, लेकिन मैंने फिर भी इसे रिफ्यूज किया। अब यहाँ पे ये सुनकर कैल्विन उसके कंधे पे हाथ रखे ना उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उसका हाथ झटक देता है और अपनी बात आगे कंटिन्यू रखता है। तभी यहाँ पे लिनली उससे कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि इसकी असली कीमत क्या है और आपने इसके लिए किस हद तक कोशिश की है और इसे पाने के लिए अपने पास रखने के लिए आपने न जाने कितने बड़े बड़े ऑफर्स को ठुकराया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसे वापस चाहता हूँ और इसके लिए मुझे जो कीमत चुकाने पड़े मैं चुकाऊंगा। ऐसी कीमत जो आपको सेटिस्फाई कर पाए मैं वही कीमत दूंगा। यहाँ पे उसकी ये बात सुनकर ना कहीं जो ये बंदा था ना यानी कि मार्कस वो काफी ज्यादा उससे सरप्राइज था कि इस हद तक कोई पैशनेट होने के बावजूद भी मेरे बारे में भी सोच रहा है। वो उसके करीब आकर कहने लगता है कि लिनली अगर तुम इतने ज्यादा सिंसियर हो ना मेरे ल्यूकस क्लैन और स्पेशली मुझे सेटिस्फाई करने के लिए, तो मैं तुम पर एक छोटा सा फेवर ही कर सकता हूँ कि तुम वॉर ब्लेड स्लॉटर के लिए मुझे 2 मिलियन गोल्ड कॉइन्स दो, जिसके बाद तुम इसे ले जा सकते हो, ये तुम्हारा हुआ। ये सुनकर यहाँ पे जो पीछे कैल्विन था ना वो उसे समझाने जाता है, लेकिन तभी लिनली स्माइल करता है और कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, आपके 2 मिलियन गोल्ड कॉइन्स आपके पास बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। ये कहते हुए वो उन्हें रिस्पेक्ट देकर यहाँ से जाने लगता है। साथ ही यहाँ पे डाउसन भी उसके साथ आया था, वो भी जा रहा था और उनके जाने के बाद ना यहाँ पे मार्कस उस वॉर ब्लेड स्लॉटर को देखता है और कहने लगता है कि सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें खुद से दूर करते हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बारूच क्लैन वापस से राइज करने वाला है। अब यहाँ पे दोनों भाई निकल चुके थे घर की तरफ रवाना होने के लिए। रास्ते में कैरेज के अंदर जो डाउसन है वो लिनली से कहने लगता है कि थर्ड ब्रदर वैसे मजा ही आ गया, चिंता मत करो, कल तक ये जो 2 मिलियन गोल्ड कॉइन्स है वो उन तक डिलीवर हो जाएंगे और फिर परसों तुम्हारे पास वो वॉर ब्लेड स्लॉटर आ जाएगी। यहाँ पे उसकी बात सुनकर ना लिनली काफी ज्यादा खुश था और कहने लगता है कि बड़े भाई शुक्रिया तुम्हारा इतने बड़े ऑफर के लिए, लेकिन जो वॉर ब्लेड स्लॉटर है ना वो एक ऐसी चीज है जिसे कि मैं खुद अपने दम पे रिकवर करना चाहता हूँ। यहाँ पे लिनली काफी ज्यादा सीरियस था। अब कहानी शिफ्ट होती है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एलिस थी वो यहाँ पे अपने फियांसे के साथ ना जो पुरुष गैलरी है वहाँ पे आया था और इस दौरान वो काफी ज्यादा उदास लग रही थी, लेकिन यहाँ
यहाँ पे जो उसका फियांसे था वो बार बार उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था, और खुश वो इसलिए भी था क्योंकि बहुत ही जल्द इनकी एंगेजमेंट भी होने वाली थी, और जो 18 जून है वो डेट रखी गई थी, और वो बार बार उसे बस यही बता रहा था कि बहुत ही जल्द हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। और जिसके बाद जो ऑफिशियल वेडिंग होगी ना वो यूलान फेस्टिवल में होगी, जो कि आज से 1 साल बाद है। तभी जो एलिस थी ना वो थोड़ी उदास लग रही थी, और उसका चेहरा देखकर वो कहने लगता है कि आखिर क्या हुआ, क्या तुम्हें यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा? लेकिन एलिस फिर भी कोई जवाब नहीं देती। अब ये देखकर वो उसकी तारीफ करते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर ऐसी कोई स्कल्पचर नहीं होगी जो कि मेरी एलिस की खूबसूरती को टक्कर दे पाए, है ना। लेकिन तभी यहाँ पे उसकी नजर जाती है एक बहुत बड़े स्कल्पचर पे, और ये वही स्कल्पचर है जिसे कि अवेकनिंग फ्रॉम द ड्रीम कहा जाता है, यानी कि लिली का बनाया गया स्कल्पचर। यहाँ पे ये स्कल्पचर देख के ना एलिस के ना आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो इसे बस देख ही जा रही थी क्योंकि वो जानती है कि ये कौन है। यहाँ पे उसका चेहरा देखते साथ ही हेरन भी समझ जाता है कि ये किसने बनाया है और ये कौन है। तभी यहाँ पे वो बिल्कुल गुस्से से ऐसा तिलमिला रहा था, और जैसे ही देखता है कि इस मास्टरपीस को बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि लिली है, यानी कि अवेकनिंग फ्रॉम द ड्रीम का जो मेकर है वो और कोई नहीं लिली है, तो ये मतलब बिल्कुल ऐसा ना इसके खून में आग लग जाती है। वो कहने लगता है कि आखिर कैसे, ये कैसे कर सकता है वो। लेकिन यहाँ पे एलिस ने अभी तक नाम रीड नहीं किया था, लेकिन जैसे वो नाम रीड करती है वो रोते हुए कहने लगती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे पता नहीं था कि ये लिली है। यहाँ पे कैरन जो था ना वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए दांत पीसते हुए कहता है कि लिली तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तूने ये ठीक नहीं किया, तू हद पार कर रहा है। अब यहाँ पे सभी लोग जो कि अवेकनिंग फ्रॉम द ड्रीम को देख रहे थे ना, जब यहाँ पर उस स्टैचू में मौजूद उस लड़की को देखते हैं और एलिस को देखते हैं, सभी लोग कहने लगते हैं कि ये तो वही है ना, तो ये तो कैलन के फियांसे है। अब यहाँ पे सभी लोग उसे घेर लेते हैं। एलिस भी समझ आती है लिली ने ये स्कल्पचर उसकी याद में बनाया है। यहाँ पे उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि उसने लिली के साथ गलत किया है, और वो रोने लगती है। लेकिन तभी कैलन उसका हाथ पकड़ते साथ ही उसे यहाँ से दूर ले जाने लगता है, जिसके बाद ये बात ना उसके फादर तक पहुंच जाती है, और उसका फादर गुस्से के साथ तिलमिलाते हुए जो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल छपा हुआ था उसको देख रहा था, और उसमें आज की जो खबर थी वो यही थी कि जो अवेकनिंग फ्रॉम द ड्रीम है उसमें जो लेडी को बनाया गया है उसकी शक्ल और एलिस से बहुत मिलती है। अब लोग इसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं, और यहाँ उसका फादर कहने लगता है कि कैरलिन तुझे अच्छे से पता था ना कि उस नशेड़ी की बेटी और वो जो लिली इन दोनों का कुछ पास्ट रहा है, फिर भी तुमने इसे चुना। अब यहाँ पे कैरलिन की बोलती तो बंद हो जाती है। तभी उसका फादर कहने लगता है कि एक बात जान लेना, मैं कभी भी किसी के चलते भी मेरे डेप्स क्लैन की ऐसा मजाक बनने नहीं दूंगा, स्पेशली फिनलाइट किंगडम के अंदर कोई भी मेरे नाम लेकर या फिर कोई मेरे क्लैन का नाम लेकर मजाक उड़ाए या फिर मेरा क्लैन या मेरा नाम चर्चा का विषय बने, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। तो कैरलिन बेहतर यही होगा कि तुम उसे जितना जल्दी हो सके भूल जाओ और उससे सारे नाते तोड़ दो। अब ये सुनकर कैरलिन कहने लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता फादर, मैं उससे प्यार करता हूँ और इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ उस लिली की वजह से हुआ है, और फादर इसका कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा ना। तभी इसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहने लगता है कि अगर हम उस स्कल्पचर को ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दें तो फिर तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा, फिर तो ये चर्चा ही खत्म हो जाएगी। वैसे भी अभी हमारे पास वक्त है क्योंकि अभी असली ऑक्शन शुरू भी नहीं हुआ है, तो किसी को भी इस स्कल्पचर के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो ये सही मौका रहेगा, एक बार हम उसे डिस्ट्रॉय कर दें फिर कोई भी हमें नहीं रोक सकता। ये कहते हुए वो बिल्कुल अपने फादर के पैरों में गिर जाता है, और अब कहीं ना कहीं उस स्कल्पचर को डिस्ट्रॉय करने का ये जो प्लान है ना, इससे उसका फादर भी एग्री कर जाता है और वो भी ठान लेता है कि इस लिली को तो बर्बाद करके रहेंगे। अब यहाँ पे गाइस हमें एक मिस्टीरियस लेडी का सीन दिखाया जाता है जिसके रेड हेयर्स थे, और वो यहाँ पर एक बंदे के साथ नेगोशिएट कर रही थी, और यहाँ पर वो जो बंदा था ना उसे जो अवेकनिंग द ड्रीम है इसके बारे में बताता है। अब जैसे वो फोटो को देखती है और उसके बारे में जैसी चर्चा सुनती है तो यहाँ पे उसे देखते साथ ही वो उसे 3 मिलियन गोल्ड कॉइन्स का ऑफर देती है। अब प्राइस सुनकर ये बंदा ना थोड़ा हिचकिचाने लगता है और कहने लगता है कि आपको नहीं लग रहा कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अब जिस पे वो कहने लगती है कि तुम ऑलरेडी जानते हो कि ये जो अवेकनिंग फ्रॉम द ड्रीम है ये एक इस टाइप का मास्टरपीस है जिसके चर्चे अभी से चारों ओर हो रहे हैं, और दुनिया भर के जो नॉवेल्स है ना वो ऑलरेडी इसके पीछे पड़े हुए हैं, और तुम अच्छे से जानते हो कि अगर तुमने इनको बेचने की कोशिश की तो ये लोग बहुत बड़ी कीमत देंगे, तो मैं तो बस अपना चार्ज ले रही हूँ, जो कि इसकी ट्रू वैल्यू के आगे तो कुछ भी नहीं है। अब ये सुनकर वो जो बंदा था ना वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ और अब मैं इसे तुम्हारे हवाले सौंप रहा हूँ। जिस पे वो कहने लगती है कि बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया है, और हाँ याद रखना, और हाँ अपनी बातों से मुकरना मत। अब ये कहते हुए वो यहाँ से चला जाता है। अब तभी नेक्स्ट मॉर्निंग हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि अभी भी हमें दिखाया जाता है कि जो अवेकनिंग फ्रॉम द ड्रीम है इसके चर्चे सच में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। एक कान से दूसरी कान तक ये खबर किसी आग की तरह फैल रही थी और सभी लोग आ के बार बार उसे देख रहे थे। और यहाँ पे जो नोवेल फैमिली की जो वुमेन थी ना वो आपस में बात कर रही थी और कहने लगती है कि मेरे ख्याल से ये जो लेडी है ना, मैंने सुना है इसके बारे में कि असल में एलिस की तरह दिखती है, तुम तो एलिस को जानती हो ना। अब गाइस कहते हैं ना जितने मुंह उतनी बातें, और यहाँ पे ये लोग बार बार बस एलिस का नाम मेंशन कर रही थी। अब तभी यहाँ पे जो बटलर था ना जो कि यहाँ पे सब कुछ मैनेजमेंट को देखता था, वो यहाँ पे आते साथ ही वो यहाँ पे जब इतने लोगों की भीड़ देखता है तो सभी से कहने लगता है कि माफ करना कि मैं यहाँ पर आप लोगों को पिक करने के लिए नहीं था, तो प्लीज अब आप लोग मेरे साथ आइए, मुझे फॉलो कीजिए। अब सभी को वो ले जाने लगती है, लेकिन वो जो नॉवल लेडी थी वो यहाँ पे जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन उसका हाथ पकड़ के ये लोग जबरदस्ती उसे ले जाते हैं। अब ऐसे ही एक एक करके हम बाकी सारे ग्रुप को भी देख पाते हैं और बार बार हर कोई अवेकनिंग फ्रॉम द ड्रीम को देखने के लिए यहाँ पे आया
करते थे। अब यहाँ पे लिली जो कि दूर से ये सारा नजारा देख रहा था, तभी यहाँ पे मैनेजर बताने लगते हैं कि तुम्हें पता है पिछले दिन अवेकनिंग फ्रॉम द ड्रीम को देखने के लिए काफी बड़े बड़े दिग्गज आए थे और उन्होंने ऑक्शन के लिए ऑलरेडी इसके लिए रिजर्वेशन करना शुरू कर दिया है। और मैं हैरान हूँ कि इतनी जल्दी जो रिजर्वेशन है इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, मुझे लगा नहीं था और मुझे पूरा यकीन है। और तुम्हें पता है ग्रैंड ऑक्शन वाले दिन ना ये एक ग्रैंड स्कल्पचर की जगह लेने वाली है, जिसके लिए तो 90% लोग उस ऑक्शन का हिस्सा बन रहे हैं। अब तभी यहाँ पे लिली खुद भी बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा था खुद पे। लेकिन इस दौरान एक बंदा यहाँ पे आता है और जो कि काफी ज्यादा नोबेल फैमिली से लग रहा था, जिसके बारे में जो डायरेक्टर है वो बताने लगते हैं कि असल में तुम्हें पता ही होगा कि जो डायरेक्टर माया है ये उसका बहुत ही खास दोस्त है और डायरेक्टर माया ने स्पेशली इसके लिए हमसे कहा था कि हम इसका ख्याल रखें और ये जो अवेकनिंग फ्रॉम द ड्रीम है उसे देखने दे। अब यहाँ पे हम देख पाते कि ये जो बंदा था ना ये बहुत ही क्लोजली अवेकनिंग फ्रॉम द ड्रीम को देख रहा था, उसे ऑब्जर्व कर रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, सडनली यहाँ पर चारों तरफ ना किसी के टूटने की बिखरने की आवाज आ रही थी और सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं। यहाँ पे माहौल काफी ज्यादा क्योटिक हो जाता है, सभी लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे और यहाँ बेसिकली वो जो लेडी थी और जो बाकी सारे लोग थे ना स्कल्पचर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ चुके थे। अब गाइस तुम्हें ऑलरेडी पता है कि वॉर प्लेट स्लॉटर को इकट्ठा करने के लिए जो पैसे आने थे वो इसी ऑक्शन यानी कि स्कल्पचर को बेच कर ही उसके पास जमा होने वाले थे। तो लिली जैसे तैसे करके इसे प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाता है। चारों तरफ बस सैनिकों के गिरने की आवाजें आ रही थी और वो समझ जाता है कि जो बंदा है वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। अब तभी यहाँ पे वो उसके ऊपर हमले करता है वाइन स्लैश अटैक करके, लेकिन यहाँ पे ये जो व्हाइट रोब वाला बंदा था ये उसके अटैक से बच जाता है और सीधा जो स्कल्पचर था उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने छोटे से डैगर से उसके जरिए से वो हमला करने जाता है। लेकिन लिली समय रहती ही एक बैरियर को बना देता है और ये बंदा जैसे ये देखता है ना तो वो अपने हाथ में एक कट लगा लेता है, जिसके चलते यहाँ पे वो अपनी ब्लड आर्ट का यूज करने वाला था, लेकिन तभी लिली उसके ऊपर वापस से हमला कर देता है। ये देखकर वो लिली के ऊपर वापस से हमला करने जाता है, लेकिन लिली यहाँ पे उसे जैसे तैसे रोक रहा था, लेकिन अब वो लात मार के से दूर फेंक देता है। तभी बेबी भी मैदान में उतरता है, लेकिन वो उसे पकड़ते साथ ही सामने वाली वॉल पे दे मारता है। अब यहाँ वापस से जैसे वो डैगर से हमला करता है तो लिली जैसे तैसे करके इस बैरियर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। वो बंदा वापस से उसे देख करना और पुश करता है जोर से, लेकिन लिली हार नहीं मान रहा था। तभी यहाँ पे मास्टर दाओ हेयरिंग बताने लगते हैं कि ऐसा मत करो, इस बंदे से पंगा मत लो, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये ऑलरेडी एक 9th रैंक का एक्सपर्ट होगा, तुम इसे नहीं जीत सकते लिली, हार मान लो, तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। लेकिन लिली जानता है कि वॉर प्लेट स्लॉटर के पैसे इसी से आने थे। तो यहाँ पे लिली अपने पूरी जी जान लगा चुका था, उसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन वो यहाँ पे हार नहीं मानता। अब तभी यहाँ पे वो बंदा भी अपनी पूरी ताकत लगा चुका था। अब जैसे ही वो इससे पेनिट्रेट करने वाला था ना इसके बैरियर को, तभी यहाँ पे जो डायरेक्टर माया का दोस्त है वो यहाँ पे आ जाता है और कहने लगता है कि आखिर यहाँ पे इतना शोर शराबा किस बात का हो रहा है। और उसे देखते साथ ही व्हाइट रोब वाला बंदा पीछे हट जाता है और अगले ही पल उसे देख करना सीधा उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन भाई एक अननोन पर्सन आके जैसे स्लैश अटैक कर देता है, इसकी छाती ऐसे ना बिल्कुल फट सी जाती है और चारों तरफ बस उसका खून नजर आ रहा था हवा में। और अगले ही पल उसकी जो बॉडी थी वो हवा में मिस्ट बनते साथ ही पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाती है और यहाँ वो स्माइल करते हुए जाने लगता है। लिली उसे देखकर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने इसकी मदद क्यों की और स्पेशली आखिर ये है तो है कौन, क्योंकि ग्रैंडपा दाओ हेयरिंग ने बताया था कि जो व्हाइट रोब वाला बंदा था वो एक 9th रैंक का एक्सपर्ट है और एक 9th रैंक के एक्सपर्ट को ऐसे मार पाना ये कोई आसान काम नहीं है। तभी यहाँ पे मास्टर दाओ हेयरिंग बताने लगते हैं कांपते हुए आवाज में कि ये तो सीजर है और फॉर द फर्स्ट टाइम ग्रैंडपा दाओ हेयरिंग इतने ज्यादा चौंकते हुए कहने लगते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये अब तक जिंदा है। अब ये सुनकर लिली से कहने लगता है कि क्या आप इसे जानते हैं, जिस पे वो कहने लगता है कि इससे ज्यादा तुम्हें ये पूछना चाहिए कि आखिर ये है कौन। तुम्हें पता है जब मैं अपने पुराने जमाने में था अपनी जवानी के दिनों में तो तब ये ऑलरेडी सेंट लेवल पे पहुंच चुका था और ये बात 6000 साल से ज्यादा पुरानी है और आज तो उसकी ताकत पहले से और भी ज्यादा बढ़ चुकी होगी और अब तो मुझे पूरा यकीन है कि अब तक वो एक पीक स्टेज सेंट बन चुका होगा। और अगर मैं सीधी साफ भाषा में कहूँ अभी भी तुम्हारे सामने से जो इंसान गुजरा है ना वो एक ओल्ड मॉन्स्टर है। अब यहाँ पे एक सेंट लेवल का बंदा सुनकर ना लिली खुद भी पलट के उसकी तरफ देखता है और कहने लगता है कि ये 6000 साल से जिंदा है। यहाँ पे लिली से मास्टर दाओ हेयरिंग उसे वार्न करते हुए कहते हैं कि देखो बच्चे चाहे जो हो जाए इससे दूर रहना, ये एक ओल्ड मॉन्स्टर है जो कि असैसिनेशन में बहुत माहिर है, तुमने अगर कुछ भी ऐसा वैसा किया ना तो तुम्हें होश भी नहीं रहेगा, लेकिन ऑलरेडी ये तुम्हारी जान ले चुका होगा। यहाँ तक कि हर सेंट लेवल का जो एक्सपर्ट है वो इससे काफी ज्यादा सतर्क रहता है। इवन कि उन लोगों ने तो उसे एक टेरिफाइंग सा टाइटल भी दिया है जिसे कि किंग ऑफ किलर्स कहा जाता है। अब ये सुनकर भाई लिली को पता नहीं कौन सा दौरा पड़ता है, वो दौड़ते हुए इसकी तरफ जाने लगता है, जो देखकर ग्रैंडपा दाओ हेयरिंग चिल्लाते हुए कहते हैं कि पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो तुम। यहाँ पे लिली इमीडिएटली उसके कैरेज के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है कि सर प्लीज अब
अब लिली उसके गैरेज के पास पहुंचते साथ ही उसे सर कहते हुए इंट्रोड्यूस करता है और कहने लगता है कि प्लीज माफ कर दीजिएगा, मुझे थोड़ी देर हो गई, लेकिन आपने मेरी मदद की है, आपका शुक्रिया। और सर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े ना, कुछ भी आप बस फरमाइएगा, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। अब ये सुनकर जो सीजर है वो कहने लगता है कि क्या मेरी मदद करोगे? और भाई उसकी ये जो खतरनाक रेडिश आई है ना, जिसके अंदर साफ हमें स्लॉटर इंटेंट नजर आता है, वो उसे घूरते हुए स्माइल करता है और कहने लगता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। बेहतर यही होगा कि चुपचाप अपने स्कल्पचर के साथ चिपके रहो यहीं पर और यहाँ से एक कदम भी मत हिलना, वरना क्या पता मेरा इरादा बल जाए मैं तुम्हें निपटा दूं। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसता है और अपने गैरेज के अंदर सवार होकर यहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ पे लिली भी उसे जाता हुआ देख रहा था, तभी सीजर गैरेज के अंदर मौजूद एक ओल्ड मैन से कहने लगता है कि ब्लड सो को जाके बता देना कि अगर ये चीज दोबारा हुई ना तो हम उनके क्लैन के साथ साथ उसे भी पूरी तरीके से वाइप आउट कर देंगे। अब तभी ये खबर ना ब्लड सो के पास भी पहुंच जाती है और यहाँ पर जैसे ही वो लेडी सुनती है ये सारी बात तो वो यहाँ साफ मना कर देती है और कहने लगती है कि माफ करना, मैं ये काम नहीं करना चाहती और अब मैं इसे विथड्रॉ कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम देख पाते कि कैलन भी मौजूद था। रेनी का प्लान था कि जो अवेकनिंग फ्रॉम द ड्रीम स्कल्पचर है इसे डिस्ट्रॉय किया जाए। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही बटलर कहने लगता है कि पर क्या हुआ, तुमने तो कहा था कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हम तो इवेंट की तुम्हें कीमत भी अदा करने वाले थे, सब कुछ तो सही था ना, तो फिर आखिर अचानक से क्या हुआ? जिस पे यहाँ पे वो बताने लगती है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि जो ओल्ड मास्टर है ना उसकी आंखें इस वक्त अवेकनिंग फ्रॉम द ड्रीम के ऊपर फिक्स हो चुकी हैं और जिसे वो पसंद कर ले उसे कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता और उसके आगे मैं भी कोई चीज नहीं हूँ, किसी के अंदर इतना दम ही नहीं कि उसके खिलाफ जाए। अब ये सुनकर वो बंदा कहने लगता है कि प्लीज ऐसा मत करो, कोई तो रास्ता होगा ना, प्लीज हमारी मदद करो, क्या तुम कुछ भी नहीं कर सकती? कुछ तो होगा कि तुम हमारी मदद कर सको। अब यहाँ पे वो बहुत ही स्वैग के साथ अपने थ्रोन पे बैठते हुए कहने लगती है कि एक बात कान खोल के सुन लो, इवन की जो रेडियंट चर्च है वो तक यहाँ सीजर को प्रोवोक नहीं कर सकता। आखिर तुम्हारे पास ऐसे कौन सी हैसियत है कि तुम उसे प्रोवोक करने का दम रखो? हाँ, ये कहते हुए वो उसका मजाक उड़ाती है, जिसके बाद वो उससे कहने लगती है कि चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। अब यहाँ पे कैलन वो जो यहाँ पे कार्ड पड़ा हुआ था उसे देखता है और इसे देखते साथ ही उसका रंग उड़ जाता है चेहरे का, तभी वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है। यहाँ पे गाइस अवेकनिंग फ्रॉम द ड्रीम के चर्च है ना, रेडियंट चर्च के जो लीडर्स थे और बाकी सारे लोग थे ना, इन तक भी पहुंच चुकी थी और यहाँ पर वो लोग भी कह रहे थे कि वाकई में ये लिली नाम का बंदा ये तो असल में फुल ऑफ सरप्राइजेस है, किसने सोचा था कि ये एक महान स्कल्पचर भी होगा। अब यहाँ पे जो चर्च का एल्डर था ना वो कहने लगता है कि अगर ये खबर बहुत जल्द बाहर ऐसी फैलती रही ना तो फिर मुझे लगता है कि एक ऐसा मैटर बन जाएगा जिसे कि हम भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। लोगों के बीच इसका जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है हमें इसे कम करना ही होगा। अब यहाँ पे हम देख पाते कि किंग तक को इसकी खबर मिल चुकी थी और वो भी यहाँ पे लिली के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा सरप्राइज था और कहने लगता है कि अच्छा लगता है कि कोई ऐसा हमारे बीच आ चुका है जिसके बारे में मैं अब तक अनजान था। यहाँ पे तभी हम देख पाते हैं कि ऑक्शन वाला दिन फाइनली आ जाता है। लिली और डाउसन दोनों यहाँ पे ऑक्शन हॉल में मौजूद थे और पूरा का पूरा ऑक्शन हॉल भाई खचाखच लोगों से भरा हुआ था और यहाँ पर बाकी बड़े बड़े टिकट भी आ रहे थे जिनमें जो डेब्स क्लाइन और जो कैलिन और एलिस है ये दोनों भी आए हुए थे। इन्हें देख कर तो सभी लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं इनके बारे में, स्पेशली एलिस के बारे में। तभी डाउसन कहने लगता है कि किसने सोचा था कि ये लोग भी मुंह उठा के आ जाएंगे। और तुझे पता है मुझे पूरा यकीन है कि जो स्कल्पचर को डिस्ट्रॉय करने का जो अटेम्प्ट हुआ था ना उसमें इन्हीं का हाथ है और यही लोग जिम्मेदार है। लिली कहने लगता है कि जाने दो ना, अब वो बात बीत चुकी है। तभी यहाँ पे किंग भी आ जाते हैं और किंग आते साथ ही कहने लगता है कि बताओ आखिर इन सब में लिली कौन है, मैं उससे खुद मिलने आया हूँ। अब उसे देखते साथ ही डाउसन और जो लिंदी है दोनों उसके सामने झुक जाते हैं और कहने लगते हैं कि योर मैजेस्टी आपका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे तभी वो दोनों को उठाने लगते हैं और जैसे डाउसन को देखता है तो वो पहचान जाता है कि ये कौन है और उसके बारे में पूछते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे फादर कैसे हैं, काफी दिन हो गए उससे मिला नहीं। जिस पर वो बताता है कि हाँ वो भी आपको बहुत याद करते हैं और फिलहाल वो ठीक है, बस काम में थोड़े मशरूफ रहते हैं। अब यहाँ पे ये सुनकर ना लिली को देखकर वो समझ जाता है कि अच्छा तो फिर तुम जरूर से वही यंग मास्टर लिली होगे। सच में मैं तुम्हें बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ, जो भी कुछ तुमने आज तक अचीव किया है इसके लिए। अब ये सुनकर लिली कहने लगता है कि यार मैजेस्टी प्लीज आप मुझे सिर्फ लिली कहिए, ये मेरे लिए ऑनर की बात है। जिसपे वो कहने लगता है कि ठीक है फिर अब तुम मेरे साथ बैठोगे, वैसे भी अब जब हम रैंक को देख ही नहीं रहे हैं तो फिर मैं और तुम दोस्त हुए ना। ये कहते हुए अब ये लोग सीधा ऑक्शन हॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी बताने लगता है कि सच में तुम्हारा ये जो काम है ना इसको मैं बहुत ज्यादा सराहता हूँ और स्पेशली अवेकनिंग फ्रॉम द ड्रीम इसे तो आज मैं पाना चाहता हूँ, मैं ही इसे जीतने के लिए पूरी तैयारी करके आया हूँ। ये सुनकर लिली उनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आप मेरे बनाए गए स्कल्पचर के पीछे इस हद तक जाओगे मुझे कभी लगा नहीं था, सच में ये मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा ऑनर की बात है। अब यहाँ पे एक किंग कहने लगता है कि लिली सच में तुम्हारा जो टैलेंट है ना इसे मैं बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ और अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तुम बस मुझे कहना और मेरा वादा है मैं तुम्हें वो चीज जरूर दूंगा और हमारे फेनलाइट किंगडम के अंदर तुम्हारे पास मेरा सबसे ज्यादा तगड़ा वाला सपोर्ट रहेगा। किसी भी चीज की परवाह मत करना, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए तुम बस एक बार मुझे फरमाना। अभी यहाँ पर ये सुनना ही था कि तभी यहाँ पे रेडियंट चर्च के लोग आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि अरे मास्टर लिली आप। अब कार्डिनल लैंप पोस्ट के साथ जो दूसरा आदमी मौजूद था वो भी यहाँ पर उसे रिस्पेक्ट देता है। ये देखकर लिली इमीडिएटली उनके पास चला जाता है क्योंकि वो जानता है कि ये सभी लोग असल में इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। साथ ही वो कार्डिनल गुलेर्मो का भी शुक्रिया अदा करता है क्योंकि इसकी वजह से शैडो कल्ट के जो लोग थे उससे इसकी जान बच पाई और वो दोनों अगर
अगर वहाँ पे सही वक्त पे ना आते तो लिली के साथ कुछ भी हो सकता था। यहाँ पे तभी कार्डिनल गुलेमोना लिली की तारीफ करते हुए कहने लगता है कि सच में अब से तो तुम्हें मास्टर कहना चाहिए, तुम्हारा अवेकनिंग फ्रॉम द ड्रीम क्या कमाल का टैलेंट है। मेरी तो आंखें चकाचौंध हो गई जब मैंने इसे देखा। अब तभी दोनों कार्डिनल को देख कर ना किंग भी उन्हें रिस्पेक्ट देते और कहने लगते कि माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको वेलकम करने के लिए पहले नहीं आ पाया, लेकिन आपको यहाँ देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अब यहाँ पे किंग क्लाइड को इतना ज्यादा जेनरस होता हुआ देखकर वो कहने लगता है कि अरे किंग क्लाइड, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन हाँ, एक बात तो मानना पड़ेगा कि आपका जो फिनलैंड किंगडम है ये बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट है, क्योंकि उसके पास लिली जैसा एक ट्रू जीनियस जो है, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ अचीव कर पाना हर किसी की बस की बात नहीं होती है, और सच में ये सराहने वाली बात है। अब यहाँ पर सभी लोग लिली की बातचीत कर ही रहे थे, तभी यहाँ पे फाइनली वो पल आ ही जाता है जब इस ग्रैंड ऑक्शन की शुरुआत होने वाली थी, और यहाँ मौजूद सारे के सारे लोगों की नजर अब यहाँ होस्ट के ऊपर चली जाती है जो कि इस ग्रैंड ऑक्शन की शुरुआत करने वाला था। और गाइस, इसी सीन के साथ आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। आज के इस वीडियो में मैंने 2 एपिसोड को कवर कर लिए हैं, और अब बस बचे हैं 2 और एपिसोड जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगी, और वो वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। सो गाइस, अगर तुम्हें नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो कल ही चाहिए तो मेक श्योर कि तुम इस वीडियो पे फटाफट से 3K लाइक और 300 कमेंट्स पूरे करे हो। जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो देखने को मिल जाएगी। और गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, इसी लास्ट 2 एपिसोड के साथ गाइस, यानी कि जो प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके साथ जो कॉइलिंग ड्रैगन का सीजन 1 है ये कंप्लीट हो जाएगा, और जो लास्ट वीडियो होगा उसमें मैं तुम्हें सीजन 2 से रिलेटेड सारी अपडेट भी दे दूंगी। बट इससे पहले गाइस, अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो ना तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।